एक छोटे से गांव में ओम नाम का एक लड़का रहता था। वो बांसुरी बनाकर उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। ओम बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाया करता था। उसी गांव के साहूकार की एक बेटी मोहिनी थी, जिसे ओम बहुत प्यार करता था। मोहिनी भी ओम को बहुत चाहती थी। जब कभी भी ओम को मोहिनी से मिलने का मन करता तो वो बांसुरी से एक मधुर धुन बजाता, जिसे सुनकर मोहिनी जहाँ कहीं भी होती उसकी ओर खींची चली आती। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था। ओम एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। तभी उसे मोहिनी की याद सताने लगी। मोहिनी से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। ओम अपनी कमर में बंधी बांसुरी निकालता है और बड़ी ही मधुर धुन बजाने लगता है। ये धुन तो ओम की बांसुरी की है। ओम मुझे बुला रहा है, मुझे ओम के पास जाना होगा। मोहिनी ओम की बांसुरी की धुन की आवाज सुनकर उसके पास चली जाती है। उसे देखकर ओम बड़ा खुश हो जाता है। मोहिनी, आ गई तुम? आती कैसे नहीं, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? ओम को देखकर मोहिनी उसके गले लग जाती है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा भी यही हाल है। जब तक मैं तुम्हें एक पल के लिए देख न लूं, मुझे चैन नहीं आता। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पिताजी तुमसे मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम एक गरीब परिवार के बांसुरी बेचने वाले हो, जिसे मेरे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं गरीब परिवार से हूँ, और अगर मैं बांसुरी बेचता हूँ तो? तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पिताजी मेरी शादी अपने बराबर के परिवार में करना चाहते हैं। बातों ही बातों में मोहिनी को समय का पता नहीं चलता। तभी उसका ध्यान अपने घर की ओर जाता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं और तुम्हारी भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोहिनी ओम से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। तभी घर के बाहर खड़ी उसकी माँ मिलती है। इतनी रात गए कहाँ गई थी तू? वो माँ मेरी सहेली है ना बरखा, उससे मिलने गई थी। इतनी रात गए? माँ, उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसे देखने के लिए गई थी। ठीक है, आगे से इतनी रात में बिना बताए घर से मत निकलना। मोहिनी माँ की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है और सोने चली जाती है। और अगले दिन मोहिनी की माँ अपने काम में लगी हुई थी और मोहिनी के पिताजी अपना कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। तो मोहिनी अपने माँ पिताजी की नजर बचाकर ओम से मिलने चली जाती है। उसे पता था कि इस समय ओम उसे नदी के किनारे बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा। जब वो ओम के पास पहुँचती है तो देखती है ओम अपनी आंखें बंद करके बहुत ही सुंदर मधुर धुन बजा रहा था। मोहिनी ओम के पास बैठकर उसकी बांसुरी की धुन सुनने लगती है। जब ओम आंख खोलकर देखता है, आ गई तुम? मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ? मैं सब समझता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करूं। अरे नहीं, तुम भूल कर भी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरे पिताजी गुस्सा हो जाएं। वो तुम्हें तो मार ही डालेंगे, साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब मुझसे भी तुमसे दूर रहा नहीं जाता। फिर ओम और मोहिनी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ से मोहिनी के घर का नौकर जा रहा था तो वो उन दोनों को देखकर रुक जाता है। फिर वो ओम और मोहिनी को छुप कर देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो साहूकार जी की बेटी है, और ये तो ओम है जो बांसुरी बेचता है। साहूकार की बेटी ओम के साथ इस तरह से गले लगी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो मुझे साहूकार जी को बतानी पड़ेगी। नौकर फटाफट साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, साहूकार जी! अरे क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? वो साहूकार जी, वो क्या? कुछ बताएगा भी या वो करता रहेगा? जी, जो मैं बताऊंगा वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओहो, अब बताएगा भी या बोलता ही रहेगा? मालिक, आपकी बेटी और ओम वहाँ नदी किनारे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। बदतमीज, मैं तेरी जबान खींच लूंगा अगर तूने एक शब्द और बोला तो। मालिक, आप चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैंने खुद इन अपनी आंखों से उन दोनों को एक दूसरे के गले मिलते हुए देखा है। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? मुझे मालूम है मालिक, मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, तभी आपको बता रहा हूँ।
साहूकार गुस्से में अपने साथ नौकरों और गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ओम के पास चल पड़ते हैं। मोहिनी दूर से ही गांव वालों को अपनी ओर आता देख ओम से कहती है, ओम ओम जाओ यहाँ से, गांव वाले हमारी ओर ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। पागल मत बनो, चले जाओ यहाँ से। मोहिनी ओम को भगाई रही होती है। तभी साहूकार गांव वालों से ओम को पकड़ने के लिए कहता है, पकड़ो इस बेशर्म को, इसका इश्क का भूत तो मैं उतारूंगा, ले चलो इसे कुएं के पास। फिर गांव के सब लोग ओम को कुएं के पास ले जाते हैं तो साहूकार गांव वालों से कहकर ओम को कुएं में डलवा देता है और उसके साथ बहुत सारे चूहे कुएं में छोड़ देता है। ये देखकर मोहिनी रोने लगती है। छोड़ दो मेरे ओम को, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मेरे ओम को, वो मर जाएगा। उसकी यही सजा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक साहूकार की बेटी के साथ प्यार करने की। ओम बहुत जोरों की चिल्लाता है और अपनी मदद के लिए आवाज लगाता है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। चूहों के नोचने से कुछ देर बाद ओम वही कुएं में मर जाता है। तभी से ही ओम एक भूत बन जाता है और उसकी आत्मा उस कुएं में भटकने लगती है और वो भूत हर रोज रात को अपनी बांसुरी बजाता और अपने भूतिया चूहों को गांव में भेजने लगा। जाओ जाओ चूहों, और गांव के लोगों का शिकार करो। ऐसे ही एक रात भूत कुएं में बांसुरी बजा रहा था। फिर वो अपने चूहों को उसी गांव में भेजता है और वो चूहे गांव में घूमने लगते हैं। तभी उन भूतिया चूहों को एक आदमी दिखाई देता है। मिल गया शिकार, अब मैं तुम्हें काटूंगा। फिर क्या था, भूतिया चूहे उस आदमी को पकड़कर काटने लगते हैं। जैसे ही वो उस आदमी को काटते हैं वो आदमी भी चूहा बन जाता है। फिर वो चूहा भी उसी कुएं में आ जाता है जिस कुएं में भूत बांसुरी बजा रहा था। फिर अगले दिन उसी गांव का एक आदमी सरजू अपने साथी को ढूंढ रहा था। ये मोहन भी ना पता नहीं बिना बताए कहाँ चला गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो मोहन बिना बताए कहीं चला गया हो। मोहन को ढूंढते ढूंढते सरजू को रात हो जाती है, पर उसे मोहन का कुछ पता नहीं चलता। तो वो थक हार कर अपने घर चला जाता है, पर उसे मोहन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। वो आदमी अपने घर की खिड़की के पास बैठा मोहन के बारे में सोच रहा था। तभी वो देखता है कि बहुत सारे चूहे गांव में घूम रहे हैं। अरे ये चूहे अचानक से कहाँ से आ गए? तभी उसने देखा कि साहूकार कहीं से आ रहा था। तो वो भूतिया चूहे साहूकार को पकड़ लेते हैं और उसे काट खाते हैं और देखते ही देखते साहूकार भी चूहा बन जाता है। ये देखकर तो सरजू के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, चूहों के काटने से साहूकार चूहा बन गया, ये क्या चक्कर है? ये देखकर सरजू बुरी तरह डर जाता है और वो अपनी खिड़की बंद कर देता है और वो सो जाता है। इसी तरह ज्यादातर गांव के लोग भूतिया चूहों के काटने से चूहे बन जाते हैं और अगले दिन गांव के सभी लोग ज्यादातर चूहे बन चुके थे और ये बात किसी को पता नहीं थी कि आखिरकार आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं और गांव में अचानक से चूहे कहाँ से आ रहे हैं। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से चूहे कहाँ से आ गए और गांव के आदमी कहाँ गायब हो गए। तभी वहाँ सरजू आ जाता है और वो चूहों वाली घटना सभी गांव वासियों को बताता है। कल रात मैंने अपनी आंखों से साहूकार को चूहा बनते देखा है, वो भी भूतिया चूहे के काटने से। फिर सभी गांव वाले आपस में कहने लगते हैं, ऐसे तो गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा, पर गांव के आदमियों को चूहे चूहा क्यों बना रहे हैं? तभी दूसरा गांव वासी कहता है, ओहो, चलो हम सब गांव के पुजारी के पास चलते हैं, वो ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। फिर गांव के सभी लोग पुजारी जी के पास जाते हैं और वो पुजारी जी को सारी घटना बताते हैं। पुजारी जी कुछ देर अपनी आंखें बंद करके गांव वालों को बताते हैं। इस गांव के ऊपर भूतिया साया है। कुछ साल पहले तुम लोगों ने एक प्यार करने वाले को अलग करके उसे चूहों के साथ एक कुएं में छोड़ दिया था, तो चूहों ने उस आदमी को मार डाला, जिसका बदला वो गांव के लोगों को चूहा बना करके ले रहा है। पुजारी जी, हमारी मदद करो, उस भूत से हम गांव वालों को बचाओ। मुझे उस कुएं के पास ले चलो जहां उसकी मौत हुई थी। फिर गांव वाले पुजारी को कुएं के पास ले जाते हैं। कुएं के अंदर से बांसुरी की आवाज आ रही थी।
फिर पुजारी जी मंत्र पढ़कर भूत को बुलाते हैं। मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। मुझे पता है गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इन गांव वालों को परेशान मत करो। जो तुमने गांव के लोगों को चूहा बनाया है उन्हें फिर से आदमी बना दो। नहीं, कभी नहीं। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। मेरी प्रेमिका मेरे बिना मर गई। इन गांव वालों की वजह से मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दो इन्हें, फिर कभी ये किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। फिर सभी गांव वाले भूत से माफी मांगते हैं तो भूत उन्हें माफ कर देता है। फिर पुजारी कुएं के पास हवन पूजा पाठ करके भूत को मुक्ति दिला देता है। संजय एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम नोनू था। नोनू बहुत छोटा ही था कि तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन नोनू ने अपने पापा से कहा, पापा, सबकी मम्मी है, मुझे भी एक मम्मी चाहिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? माँ, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है। ठीक है, दे देना। मैं अभी पैसे लेकर आई। माँ अपने पर्स से पैसे निकालकर नोनू को दे देती है। माँ, आपने भैया को तो पैसे दे दिए, मुझे भी पैसे दो ना। नोनू भैया को अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट देना है, इसीलिए वो पैसे मांग रहा है। पर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? माँ, मुझे अपने लिए वीडियो गेम लेना है। देख पारस, मेरे पास ये उल्टी सुल्टी चीजों के लिए पैसे नहीं है। आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम, खेल कूद की चीजों में ज्यादा रहता है। माँ पारस को पैसे नहीं देती तो पारस उदास मन से वहां से चला जाता है। वो सोचता रहता है, ये मेरा सौतेला भाई है, फिर भी माँ उसे ज्यादा प्यार करती है और मुझे कम। पारस को दिन पर दिन अपने भाई नोनू से नफरत होने लगी थी और दोनों भाई बड़े होने लगे थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, पारस की नफरत नोनू के लिए बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, पारस और नोनू ऑफिस से घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे कल ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी और तुम्हारे पापा तुम्हें जल्दी उठा देंगे। माँ, मैं भी नोनू भाई के साथ मुंबई जाऊंगा। नोनू भाई का यूं अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी भाई के साथ मुंबई जाऊंगा। माँ को पारस का नोनू के लिए बदला हुआ व्यवहार देखकर अच्छा लगता है। चले जाना, मैं तुम दोनों भाई की पैकिंग कर दूंगी। और अगले दिन दोनों भाई मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचकर नोनू पारस से कहता है, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। नोनू ऑफिस के काम से निकल जाता है। इधर पारस नोनू को मारने का प्लान बनाता है। वो सोचता है, इस नोनू को कैसे मारा जाए जिससे कि मुझे मेरा हक मिल सके और मैं इस घर का मालिक बन जाऊं। मैं तो उनके लिए कुछ नहीं हूँ। माँ भी नोनू भाई को अपना बेटा मानती है, मैं तो जैसे उनका कुछ लगता ही नहीं। और फिर रात को नोनू भी ऑफिस से घर आ जाता है। और पारस, यहाँ मन तो लग गया तुम्हारा? हाँ भैया। पारस नोनू को खाना खाने के लिए कहता है। चलो पारस, खाना खा लो, कल हमें वापस घर भी जाना है। यहाँ का काम तो खत्म हो गया, हमें सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा। पारस और नोनू खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह, पारस जल्दी करो, लेट हो रहा है। अभी आया भैया। पारस अपने साथ एक बैग में मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस रख लेता है। इस बात का नोनू को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर दोनों भाई अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में पारस चुपचाप बैग से मिट्टी के तेल की बोतल निकालकर गाड़ी में डाल देता है। नोनू भैया, मुझे टॉयलेट जाना है, जरा गाड़ी रोक दो प्लीज। नोनू गाड़ी रोक देता है। पारस माचिस जलाकर गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो दूर निकल जाता है। नोनू इस बात से बेखबर था कि गाड़ी में आग लग चुकी है। तभी गाड़ी में जोरों की आग लग जाती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, गाड़ी में आग लग गई है, मुझे बाहर निकालो पारस, मुझे बचाओ, मुझे निकालो पारस।
पारस दूर खड़ा सब देखकर हंस रहा होता है और उसे इस तरह से हंसता देखकर नोनू को सब समझ आ जाता है कि ये सब पारस का करा धरा है। तभी नोनू की मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है। वो पारस के साथ घर पहुंच जाता है। पारस को अकेला आते देख माँ पारस से पूछती है, पारस, नोनू कहाँ है? वो नहीं आया क्या? पारस माँ को सारी बात बताता है। माँ, गाड़ी में आग लगने की वजह से नोनू भाई की मौत हो गई। माँ नोनू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोती है। माँ, मैंने नोनू भैया को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं बचा ना सका। माँ, होने को कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है? फिर पारस घर से बाहर चला जाता है। नोनू जो भूत बन चुका था वो पारस के साथ साथ चलने लगता है तो पारस को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। पारस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वो उनके साथ शराब पीने लगता है और कहता है, हे, आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। क्या बात है? आज किस खुशी में पार्टी दे रहे हो हैं? अरे आज जितना चाहे पियो, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश हो रहे हो? कोई तगड़ा माल हाथ लगा है क्या? कुछ ऐसा ही समझो, आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। बस नोनू की तरह उसके बाप को रास्ते से हटा दूं। भूत पारस की बात सुन रहा होता है। उसे सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ। बाय। घर जाकर पारस आराम से सो जाता है और अगले दिन, माँ, आज मैं पिताजी के साथ ऑफिस जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हें ही सब देखना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर जल्दी ले आना। हाँ माँ, मैं उन्हें जल्दी ले आऊंगा। पारस अपने पिताजी के साथ काम के लिए निकल जाता है। नोनू भी उन लोगों के साथ चल देता है। पारस रास्ते में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक देता है। पिताजी, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं अभी किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ, आप इधर ही रुकना। ठीक है, तुम जाओ, पर जल्दी आना। पारस सोचता है, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं इन्हें यहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर घर चला जाता हूँ। रात को कोई गाड़ी आकर पिताजी को कुचल कर चली जाएगी, फिर मैं आराम से इस घर पर राज करूंगा, राज। पारस अपने पिताजी को अकेला छोड़कर चला जाता है। शाम भी हो जाती है, पर पारस नहीं लौटता। उधर पारस के पिताजी की तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी भूत अपने पिताजी के सामने आ जाता है और पारस की हरकत के बारे में सब बताता है। पिताजी, ये सब पारस की चाल है, वो आपको मारना चाहता है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर भूत अपने पिताजी को घर छोड़ देता है और वो अपने पिताजी को पारस से सावधान रहने को कहता है। पिताजी को घर पर देखकर पारस के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा? वो पिताजी, कुछ नहीं। अच्छा हुआ आप सही सलामत घर आ गए। मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। रात को जब घर के सब लोग सोए हुए थे, तब पारस अपने पिताजी के कमरे में जाकर अपने पिताजी का तकिए से मुंह बंद करता है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है। अपने ही जाल में वो फंस जाता है और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पारस अपने पास भूत को खड़ा देखकर डर जाता है। तभी भूत पारस का गला पकड़ लेता है। तू मेरे पिताजी को मारना चाहता था, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। माँ भी पारस की करतूत देख बहुत शर्मिंदा होती है कि एक बेटा ही अपने पिता को मारना चाहता है। तभी माँ पारस से बोलती है, पारस, तू अपने ही बाप को मारना चाहता है, क्यों? हाँ, मैं अपने बाप को मारना चाहता हूँ, क्योंकि नोनू मेरा सौतेला भाई है। मैं इससे नफरत करता हूँ। माँ को नोनू की हत्या के बारे में सब पता चल जाता है और वो भूत से कहती है,
इसे छोड़ना मत, ये तेरा हत्यारा है और ये तुम्हारे पिताजी को मारना चाहता है। पारस वहां से भागने की कोशिश करता है तो भूत उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और पारस से कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपना सौतेला भाई नहीं समझा, पर तुमने मुझे अपना सौतेला भाई ही समझा। तुम्हें मुझे मारकर चैन नहीं पड़ा, जो तुम अपने ही पिताजी को मारने चले थे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और वो पारस को नोनू की हत्या और अपने पिताजी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। पिताजी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर भूत